हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज पार्ट थर्ड। काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं, सर पीडीएफ प्रोवाइड करवाओ। तो आज मैं आपको मौका दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए पार्ट थर्ड, रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। यानी पिछली क्लासों में हमने पढ़ा रासायनिक समीकरण के चरण, यानी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, वो आपके लिए बेसिक है और ये क्लास भी आपके लिए बेसिक है। इनकी जानकारी होगी तो आप आगे आने वाली क्लास रासायनिक अभिक्रिया जैसे संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन, उत्क्रमणीय, उनके बारे में आसानी से पढ़ पाओगे, उन्हें आसानी से समझ पाओगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने जो रासायनिक समीकरण पढ़ी ना पिछली क्लास में, उनको संतुलित कैसे किया जाता है, उनसे हमें क्या क्या फायदे हैं या क्या क्या विशेषता है उनकी। तो पहली विशेषता ये है, किसी रासायनिक क्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद। तो आपको पिछली क्लास में बताया गया अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। जो नए हैं वो पिछले वीडियो जरूर देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी होगी अभिकारक तथा उत्पाद क्या होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं वे होते हैं अभिकारक, जो राइट हैंड साइड में आते हैं वे होते हैं प्रोडक्ट। के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे अणुओं की संख्या, द्रव्यमान आदि, यानी रासायनिक समीकरण से हमें अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, इनके कितने अणु हैं, इनकी जानकारी मिलती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, C+O2 CO2, यहां ये तो कहलाएंगे अभिकारक और ये कहलाएगा उत्पाद। इस समीकरण से हमें पता चलता है कार्बन एक परमाणु है, इसका द्रव्यमान है 12। O2 एक अणु है, इनमें ऑक्सीजन 2 जुड़े हुए हैं, इसका है 16 और इसका है 16। यानी इससे हमें अणुओं की संख्या, ऑक्सीजन में अणुओं की संख्या कितनी है, परमाणु है 2 और अणु है 1। यानी इस समीकरण से हमें यह पता चलता है कि अभिकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या या उनका द्रव्यमान कितना है। तो आई होप पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके। दूसरा है, पदार्थ की भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भौतिक अवस्था के बारे में जानकारी का मतलब क्या हो सर, यानी तो C+O2 CO2, यहां पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यहां कार्बन के कोष्टक में लिखा जाता है, जो भी ये खुद है, ये सॉलिड है तो S लिखा जाता है, ये गैस है तो G लिखा जाता है, ये खुद गैस है तो G लिखा जाता है। यानी रासायनिक समीकरण से हमें यह पता चलता है कि अभिकारक और उत्पाद कौन गैसीय अवस्था में है, कौन द्रव अवस्था में है, कौन ठोस अवस्था में। यानी ये हमें कब पता चलेगा, रासायनिक समीकरण के बारे में अगर हमें पूरी जानकारी है तो हम पता कर सकते हैं कौन सा भौतिक अवस्था में है, कौन सा ठोस अवस्था में। भौतिक अवस्था यानी ठोस, द्रव और गैस में है। तीसरा पॉइंट है, रासायनिक क्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, यानी कौन सी अभिक्रिया कितने डिग्री टेम्परेचर पे होती है और उनका दाब कितना होता है और कौन सा उत्प्रेरक ले, ये इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ेंगे हम उत्प्रेरक के प्रकार। तो हमें रासायनिक समीकरण से ये पता चलता है कौन सी अभिक्रिया कितने डिग्री टेम्परेचर पे होगी, कितना दाब होगा उसका और कौन सा उत्प्रेरक हम उपयोग में लेंगे। ये हमें केवल किससे पता चलता है, रासायनिक समीकरण से। रासायनिक समीकरण की सहायता से अभिक्रिया की उत्क्रमणीय, ये मैंने बताया था, उत्क्रमणीय यानी दोनों दिशाओं में होती है कोई अभिक्रिया। यानी ये हमें किससे पता चलता है, रासायनिक समीकरण से ही हमें पता चलता है कि अभिक्रिया दोनों दिशाओं में होती है या एक दिशा में होती है। तो इस प्रकार हमने रासायनिक समीकरण की विशेषताएं पढ़ ली और इनकी कमियां क्या है कि इनसे हमें अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला हम स्टार्ट करेंगे संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया। तो हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः कितने प्रकार की होती है और इस चैप्टर में जो जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में पढ़ेंगे हम, और कौन सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से वो भी मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा, आप भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे संयुग्मन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, संयुग्मन अभिक्रिया, जिसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया इंपॉर्टेंट लगा लेना, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा या उदाहरण, अपघटनीय अभिक्रिया, ये 3 प्रकार की होती है।
हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। मंद तथा तीव्र अभिक्रिया, और फिर पढ़ेंगे हम उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचय, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है अगर इस चैप्टर में, टोटल ये सॉरी चैप्टर 3 नंबर का है, तो यहाँ से बनने के चांसेस है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, और 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और उदासीकरण अभिक्रिया से, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, नॉर्मल डेफिनेशन और एक एग्जांपल देना है। तो अभिक्रिया मुख्यतः हमारे यहाँ 8 प्रकार की है, जिसमें से ऑक्सीकरण अपचयन इंपॉर्टेंट है, उदासीकरण इंपॉर्टेंट है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ये तो आपको याद करके ही जाना है और इनको तो पढ़ के जाना ही है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं संयुग्मन अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया हम स्टार्ट कर रहे हैं संयुग्मन, संयुग्मन, किसी युग्म के साथ यानी किसी जोड़े के साथ संयुग्मन, और जिसे हम बोलते हैं संयोजन, दूसरा नाम याद रखना इसका संयोजन, और एक और नाम याद रखना योगात्मक, योगात्मक अभिक्रिया, एक नाम क्या हो जाएगा इसका, योगात्मक अभिक्रिया। जैसे अभिक्रिया का नाम है वैसे हमें पता चल रहा है कि क्या होगा इन अभिक्रियाओं में, यानी इस अभिक्रिया में या तो योग होगा, संयोजन होगा या संयुग्मन होगा, तीनों एक ही राशियां हैं। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में या रासायनिक क्रियाओं में, रासायनिक अभिक्रियाओं में दो या, ध्यान देना, दो या दो से अधिक अभिकारक, आपको अभिकारक के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप पिछली क्लास जाके देखें और पूरा डिटेल से बताया गया अभिकारक क्या है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर या परस्पर संयोग द्वारा मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ध्यान देना, आपको परिभाषा भी पूछ सकता है और 4 अभिक्रिया देके उनके नाम भी पूछ सकता है कि कौन सी अभिक्रिया है, ये कौन सी अभिक्रिया, 4 उदाहरण देके पूछ सकता है कि संयोजन कौन सी है, ऑक्सीकरण कौन सी है, अपचयन कौन सी है। तो पता करने का तरीका, संयोजन अभिक्रिया में ये यहाँ से पता चल रहा है हमें कि अभिकारक कितने होंगे, या तो 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलेगा, उत्पाद के रूप में रिजल्ट मिलेगा, वो कितना होगा, 1 होगा। तो मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूं आपको, जैसे C+O2, ये बेस्ट एग्जांपल है CO2। ये रिएक्शन आपको एग्जाम में देख के पूछ सकता है कौन सी अभिक्रिया, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो परिभाषा के अनुसार या तो 2 होने चाहिए अभिकारक और रिजल्ट उत्पाद कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो ऐसे भी पूछ सकता है कोयले का दहन, कोयले का दहन, यानी कार्बन को जलाओ या कोयले को जलाओ। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैग्नीशियम का तार है, उसको आप जला रहे हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी चीज जलती है, लेकिन यहाँ O2 ले रहे हो, यहाँ 2 ले लूं और यहाँ भी कितना ले लूं, 2, तो हमें मिलेगा 2MgO। इससे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम। और ये कौन सी अभिक्रिया है, ये भी एक प्रकार की क्या है, संयोजन अभिक्रिया। यानी मिनिमम 2 से अधिक होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, यानी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उत्पाद कितना मिलेगा, हमेशा 1 मिलेगा, या मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके अलावा अगर कोई और मिलता तो अभिक्रिया दूसरी हो जाती। यानी संयोजन अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद 1, अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रिया, या अभिकारक संयोग द्वारा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे भी क्या कहेंगे, योगात्मक, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे
विस्थापन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है विस्थापन, यानी किसी परमाणु को अन्य परमाणु द्वारा या तो विस्थापित होगा, जो अधिक क्रियाशील होगा, या कम क्रियाशील को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील, अपनी लैंग्वेज लिखनी है, अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह, एक बार लैंग्वेज लिख दो फिर समझा देता हूं। इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु, अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को विस्थापित करता है, समूह को विस्थापित करता या कर देता है। यानी जो क्रियाशील अधिक होगा कम क्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देगा, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करूं कम अभिक्रियाशील कौन है। सर हमें यह पता नहीं है कि कौन कम अभिक्रियाशील है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो आपके बुक में एक सक्रियता श्रेणी दे रखी है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं उसके बारे में जानकारी। एक श्रेणी है जिसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, PPHG, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, HAgAu। तो इस श्रेणी की ये खास बात है कि जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम। क्रियाशीलता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और कम। क्रियाशीलता का मतलब किसी अन्य परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है, पोटेशियम, फिर होती है सोडियम में, फिर होती है कैल्शियम में। यानी आपने ज्यादातर यौगिक देखे होंगे KCl, MgCl2, यानी इनके ऊपर वाले के यौगिक ज्यादा आते हैं। क्या आपने कभी सोने का यौगिक देखा? होता है, लेकिन बहुत कम यौगिक होते हैं, यानी इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। यानी वायुमंडल में आप सोने को अगर ध्यान देना, वायुमंडल में आप सोने को अगर खुला छोड़ दोगे तो भी उसके ऊपर जंग नहीं लगेगा, क्योंकि क्रियाशीलता में सबसे नीचे कौन है, Au। अगर आप पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुओं को वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो आग लग सकती है, इसीलिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, सोडियम तथा पोटेशियम को। तो मैं बात कर रहा था इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील कौन होंगे, जो सबसे ऊपर होंगे। जैसे जैसे नीचे आएंगे क्रियाशीलता क्या होगी, घटेगी। अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील, तो कहने का मतलब ये पोटेशियम है, यहाँ लेड को विस्थापित कर सकता है, ये सोडियम है, ये आयरन को विस्थापित कर सकता है। या ध्यान देना, थोड़ा एक चूक गया, Cu, Hg, Ag, Au। तो यानी ऊपर वाले हैं जो नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, लेकिन ये वापस इसको विस्थापित नहीं कर सकता। तो मैं रिएक्शन के माध्यम से समझा रहा हूं आपको। CuSO4 की क्रिया करवाई जाए Zn के साथ, पहला अक्षर बड़ा दूसरा अक्षर छोटा, ये बताया था जे बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों के बारे में। तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो यहां ध्यान देना कि यहां जिंक ने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को। यानी ये कोई परमाणु है, परमाणु के समूह में से एक परमाणु को विस्थापित कर दिया, लेकिन सक्रियता श्रेणी में देखे Zn कहाँ है, ये रहा Zn, और Cu कहाँ है, इसके नीचे, यानी यहाँ पे इसके नीचे Cu नीचे है। तो अधिक क्रियाशील कौन है, यहाँ ये रीजन हो जाएगा, Zn अधिक क्रियाशील है किससे, Cu से।
तभी ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। लेकिन वापस अगर इसी क्रिया को मैं ऐसे लिखूं ZnSO4 प्लस CuSO4 प्लस Zn, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन होता है। हमें तो 10th में तो केवल थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी में मार्क्स लाने हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस थ्योरी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अभिक्रिया संभव है जबकि ये नहीं, यानी 4 अभिक्रिया दे देते हैं और पूछ लेते हैं कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। यानी इस श्रेणी के आधार पे आप बहुत सारी अभिक्रिया बना सकते हो। यानी इस श्रेणी के अकॉर्डिंग Zn क्या है, अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर से। और रूल ये है कि अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को विस्थापित करता है, लेकिन कम क्रियाशील कभी भी अधिक को विस्थापित नहीं कर सकता। यानी ये कॉपर है या जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता, क्योंकि श्रेणी में जिंक कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। यानी जिंक अधिक क्रियाशील है किससे, कॉपर की तुलना में। तो यह अभिक्रिया संभव नहीं है जबकि ये होती है। तो विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, वापस सुन लेना एक बार, जिसमें अधिक क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह किसी कम क्रियाशील परमाणु या परमाणु समूह को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। किसके अनुसार, सक्रियता श्रेणी के अनुसार। जो अधिक क्रियाशील होगा वो कम क्रियाशील परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु या उन समूह में से परमाणु को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो मैं आज की क्लास को यही विराम देता हूं। आगे आने वाली क्लासों में हम अभिक्रियाओं के बारे में